अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत अजीब है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए अजीब है। सुबह उठ के मैंने बस अपने वो 15 पेज के वैल्यू एडेड नोट्स रिवाइज किए थे और वही मैंने एग्जाम में जितना हो सके उतना रेप्लिकेट करने की कोशिश करी थी। बेस्ट थिंग होती है द विराट कोहली वे, ठीक है। जो जैसे विराट कोहली कहते हैं ना कि सक्सेस पाना या प्रैक्टिस इज द मोस्ट बोरिंग पार्ट, ठीक है। रोज सुबह उठ के 6 बजे जाना, वो मशीन बॉल करा रही हो, खेल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल मी सर, मैं अभी 22 साल का ही हूँ, ठीक है। और इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट दिस ईयर और मैं फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट था यहीं पे 2024 में। So I think this is one of the very good achievement for the next IAS when we are just 7 years old, right? And the best part you find that here also out of the 3 have been the classroom students, I believe. So this is the great inspiration for all of us, and we look forward for your selections, your support, and believe that the next IAS is your second home. तो जैसे GS1 में इफ यू हैव हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में यू नीड टू हैव कीवर्ड्स। तुम्हें इंस्क्रिप्शंस लिखो, मॉन्यूमेंट्स लिखो, कुछ भी लिखो। एंड सिमिलरली फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो, आपने सब कुछ पढ़ रखा है मोस्टली। आपने अगर प्रीलिम्स क्लियर किया है तो यू विल बी हैविंग सफिशिएंट नॉलेज कि सब कुछ है क्या ज्योग्राफी में, सब कुछ में। तो व्हाट यू नीड इज मैप्स, डायग्राम्स, स्कीमेटिक्स। तो होती है। सिमिलरली GS2 में पॉलिटी में हम आ जाएं तो आर्टिकल्स हो गए, जुडिशियल डिसीजंस हो गए, और कोई कमिटी की रिफॉर्मेशंस हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं जो आंसर राइटिंग में आपको करनी होती है मेनली। IR में जैसे डायग्राम्स आपने बना लिए, या फिर कोई कन्वेंशन हो गई, कोई रिसेंट करंट अफेयर्स हो गया। इकोनॉमी में देर इज ऑलवेज डेटा हो गया, और साइंस एंड टेक में हो गया, इन्वायरमेंट में हो गया। डिजास्टर में कोई रिसेंट डिजास्टर हो, इंडिया में हो, आउटसाइड हो, कहीं भी हो, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। एथिक्स का पेपर सबसे अलग होता है आई वुड से GS 1 2 3 से, क्योंकि वहाँ पे आपका थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव चाहिए एक। और एथिक्स के पेपर में एक चीज़ है कि पेपर लेंदी होता है, तो उसकी आपको प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी। बिकॉज केस स्टडीज़ जो आएंगी, 6 से 7 केस स्टडीज़ आती हैं, और 4 पेज की केस स्टडीज़ आती है, और वो केस स्टडी खुद में ही 1 पेज की होती है। तो उसको पढ़ के समझ के लिखना, तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो आपको वो करना पड़ेगा। एथिक्स के पेपर में स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑप्शनल तो सबका अलग अलग है, बट वही है कि टेक्निकल आपको होना पड़ेगा ऑप्शनल में। GS से एक लेवल ऊपर आपको आंसर लिखना पड़ेगा ऑप्शनल में। यार ये मेरे साथ भी होता था। तो इसमें ये है कि एक तो आपकी रेंज होती है कि आप कितने क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हो। तो मेरा होता था कि मैं 80 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा एटलीस्ट, ताकि एक मतलब सफिशिएंट स्कोर बन पाए मेरा। और अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत अजीब है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए अजीब है। 2023 का पेपर देख लो, उसकी कट ऑफ कितनी कम गई थी, और वो पेपर सबके लिए अजीब था। तो ऐसे अगर पेपर में आप क्वेश्चन लीव भी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि पेपर मेरा खराब जा रहा है। वो सबके लिए बराबर है, आपका और आपके सामने वाले का, सबके क्वेश्चन पेपर सेम है बिल्कुल। तो देर इज नो डिफरेंस इन दैट। और रही बात कि नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं क्या करता था कि क्वेश्चंस 3 तरह के होते हैं। एक आपको आता है 100% कि ये तो मेरे को आता ही आता है, एक हो गया 50-50, एक हो गया आपका 1/3, और एक फुल तुक्का कि कुछ भी नहीं आता, 4 में से एक ऑप्शन मेरे को चूज करना है। 100% वाले आपके हो गए। 50-50 वाला क्वेश्चन मैं कभी नहीं छोड़ता था, क्योंकि 3 में से अगर 2 भी गलत हुए यू विल बी हैविंग प्लस 0.67 मार्क्स। तो वो कभी नहीं छोड़ना। मेरे पर्सपेक्टिव में मैं 50-50 वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ता था। इफ आई कैन इंटेलिजेंटली एलिमिनेट 2 ऑप्शंस तो आई विल डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। और 1/3 वाला आपको क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना है व्हेन यू हैव अ इंट्यूशन, या फिर आपका पेपर बहुत ही अलग जा रहा है कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं, तो वो आपको तब अटेम्प्ट करना है। और फुल तुक्का तो मैं मना करता हूँ कि बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना। 25% चांस इज बेकार, मतलब आपका नेगेटिव ही जाएगा वो। तो ये करके देखो, और हर एक पेपर में करके देखो, यू विल बी, मतलब आपको समझ आने लग जाएगा कि कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ ठीक कर रहा हूँ। यार मेरा जो 23 का प्रीलिम्स था, मैं स्टैटिक ही नहीं पढ़ के गया था तो मतलब वो तो ब्लेंडर था ही मेरे लिए। और पर लेकिन 24 का प्रीलिम से पहले एक तो अपना स्टैटिक पार्ट यू हैव टू कंप्लीट इट। उसकी 2 से 3 रिविजन्स तुम्हें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि स्टैटिक का वेटेज हमेशा रहेगा। इफ़ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन करंट अफेयर्स तो वो नहीं बन पाएगी बात। और दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि यार टेस्ट दो, और टेस्ट के मार्क्स पे फोकस मत करो। टेस्ट में ये सीखो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। जैसे
मैं टेस्ट में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ता था कभी कभी, तो मतलब आती हुई स्टेटमेंट भी मैं गलत मार्क करके मैं आंसर गलत कर देता था, तो बाद में वो रियलाइज होता था। तो वो आप जब टेस्ट करोगे तब आपको होगा। कई बार इनकरेक्ट लिखा होता है, नॉट करेक्ट लिखा होता है, हम करेक्ट वाली स्टेटमेंट का ऑप्शन ठीक करके और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो आपको समझ आएगा जब आप बहुत सारे टेस्ट दे दोगे, और धीरे धीरे बनेगा। और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स रिकॉग्नाइज कर लो कि पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग है, साइंस एंड टेक मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके मैं क्वेश्चंस करूंगा, तो वहाँ मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छा है। पर मेरे लिए आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिवल वो मेरा हमेशा से वीक पॉइंट था। तो उसमें होता था कि अगर मेरे को आता है मैं अटेम्प्ट करूंगा, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं उस पर ड्वेल नहीं करता कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो ये है यार मेरे हिसाब से। तो यार अभी तो कंटेंट पे फोकस करो इफ यू आर गिविंग 2026। मतलब क्वेश्चंस आने चाहिए, अपना फॉर्मेट बनाओ। मतलब यू आर एबल टू, अगर 6 मिनट्स में होता है वैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने का टाइम पीरियड 6 to 7 मिनट्स, 8 9 10 में लिखने की कोशिश करो, कोई इशू नहीं है। प्रीलिम्स होगा, यू विल बी राइटिंग सो मेनी टेस्ट, आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। बट अनटिल एंड अनलेस यू हैव गुड कंटेंट यू कांट राइट अ गुड आंसर। तो कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो, प्रीलिम्स के बाद यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू वर्क ऑन स्पीड, आई वुड से। तो मेरा भी इनका ही जैसा ही अप्रोच है। आपको जो क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो अपने एंड से। मैं क्या करती थी, PYQs आप उठाओ सारे, पिछले 5-7 साल जितने आप कर सकते हो, बिकॉज ऑप्शनल में द बेनिफिट इज दैट सिलेबस बहुत वास्ट है ज्योग्राफी का, लेकिन टॉपिक्स रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होंगी हमेशा, वही 5-6 थीम्स हैं इन एवरी सब्जेक्ट, जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है मे बी इन वन वे और अदर। और दूसरा, जो भी आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो ज्योग्राफी के लिए, सिर्फ टेस्ट मत लिखो ऑब्वियसली, उसके बाद में उसके आंसर्स लो, केस स्टडीज उठाओ, बिकॉज आई थिंक दैट इज वेयर द मार्क्स लाई इन ज्योग्राफी, जितना मुझे लगता है। उसका एक अलग सेपरेट नोट्स बनाओ अपने लिए, जितना भी आप उसको कंसोलिडेट कर सकते हो उतना बेटर, बिकॉज उतना क्विक आप रिविजन कर पाओगे। आई रिमेंबर जब मेरा पेपर था ज्योग्राफी का, उसके लाइक सुबह उठ के मैंने बस अपने वो 15 पेज के वैल्यू एडेड नोट्स रिवाइज किए थे, और वही मैंने एग्जाम में जितना हो सके उतना रेप्लिकेट करने की कोशिश करी थी। तो आई थिंक वो स्ट्रैटेजी मुझे लगता है मेरे लिए काम करी है। तो बेसिक्स कवर करो, जो भी आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ने हैं वो पढ़ो हर सब्जेक्ट के लिए, और PYQs उठाओ, उनके आंसर्स पढ़ो, अपना कंटेंट एनरिचमेंट बढ़ाओ, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, डायग्राम्स, मैप्स, एंड मेक योर ओन नोट्स आउट ऑफ इट एंड रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। सी टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में कंफर्टेबल हो। अगर आपके पास में टाइम है, अगर आप 26 का अटेम्प्ट दे रहे हो या 27 का अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बारी पूरी चैप्टर्स पढ़ो, और जो सर ने भी पेजेस बताए हैं अगर वही पढ़ने हैं, उसको भी अपने नोट्स बनाओ उससे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा लेट रियलाइज किया अपनी प्रेपरेशन में कि अपने नोट्स होना एट द एंड ऑफ द डे बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप उसको एक्चुअली में लिख पाओगे आंसर में। वरना आप 10 किताबें पढ़ लो, आप 10 चैप्टर्स पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक्स है मार्केट में, बट मेरे को नहीं लगा कि वो मैं कभी भी उससे एक अच्छा आंसर लिख पाई हूँ। जब तक मैंने अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए, उनको 10 बार नहीं रिवाइज किया, मैं आंसर लिख ही नहीं पाती थी। मेरे टाइम बहुत एक्सीड होता है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। तो जितना अपने लिए चीजें कन्वीनियंट रखोगे उतना बेटर है मेरे हिसाब से। सी ऑनेस्टली मेरे लिए न्यूज़पेपर वॉज अ नॉन नेगोशिएबल। I think the first thing that I did for entire 2.5 years was to get up and read the newspaper. It was my starter for the day. एंड मैं DCA भी पढ़ती थी, जो आप कह रहे हो वो मेरे लिए शाम का स्टार्टर था। मेरा इवनिंग सेशन का स्टार्टेड विद DCA एंड मॉर्निंग सेशन स्टार्टेड विद न्यूज़पेपर, बिकॉज DCA विल ऑब्वियसली कवर यू विद फैक्ट्स एंड एवरीथिंग। वो अच्छा सोर्स है करंट अफेयर्स कवर करने का डेफिनेटली, बट न्यूज़पेपर का पर्पस सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है। न्यूज़पेपर आपको बहुत चीज़ें सिखाता है। आपको ऐसे में ओपिनियंस कहाँ से आएंगे, न्यूज़पेपर से आएंगे। स्पेशली इंटरव्यू के टाइम पर तो आई थिंक 2-3 न्यूज़पेपर्स जितने पढ़ सकते हो उतना बेटर है, उतना आप वेल वर्स्ड रहोगे, उतना आपके आर्ग्यूमेंट साउंड होंगे। सिमिलरली बहुत कभी कभी एथिक्स की अच्छी केस स्टडीज मिलती हैं आपको न्यूज़पेपर से। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ती थी, तो अभी उनके डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, सो उसमें बहुत सारे पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स हैं। सो आई बिलीव दे मेक वंडरफुल एग्जांपल्स फॉर एथिक्स, वेरी यूनिक, वेरी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द बेसिक सोर्सेज। सो आई डोंट थिंक इट्स वाइज टू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। सेकेंडली इट ऑल्सो हेल्प्स इन CSAT, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी स्पीड बहुत इंप्रूव होती है अगर आप न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़ते हैं। तो आई थिंक न्यूज़पेपर होना चाहिए शेड्यूल में। सी नॉट रियली, ऐसा नहीं था कि मैं करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रही थी। जैसे मैं जो भी टेस्ट सीरीज ली थी, उसके जो मुझे सोल्यूशंस मिलते थे उसमें यूजुअली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड होते थे, और ऑप्शनल में मोर देन करंट अफेयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा करंट अफेयर्स एग्जाम्पल्स में काम आते हैं। तो
जो मैं उसके सॉल्यूशंस पढ़ती थी उसमें यूजुअली अच्छे करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स इंटीग्रेटेड होते थे. कोई अगर सपोज फ्लैश फ्लड के लिए मैं आंसर लिख रही हूँ तो उसमें जो भी रिसेंट 2 साल में फ्लैश फ्लड्स हुए हैं उसके अच्छे एग्जांपल्स होते थे, उनको वो केस स्टडीज फॉर्मेट में भी प्रेजेंट होते थे. तो आई यूज्ड टू रेफर टू दैट. एंड अदर देन दैट करंट अफेयर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम DCA, I integrated it whenever suppose I'm reading DCA and अगर मेरे को लगा कि मे बी एग्रीकल्चर पे एक अच्छा पीस है, मैं एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकती हूँ, तो मैं उसको अपने नोट्स में लिख लेती थी. फिर ऑनेस्टली देयर वाज नो पर्टिकुलर बुक फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी. बहुत डायनामिक नेचर है ज्योग्राफी, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी का. आई रेफर्ड फॉर इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर 2, आई रेफर्ड बेसिकली खुल्लड़. दैट वाज वेरी गुड. काफ़ी, आई नो बहुत मोटी किताब है, बहुत बल्कि किताब है, बट उसको भी बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है. मैंने बोला जैसे कि नोट्स बनाने हैं, एक ही बार चाहे आप चैप्टर पढ़ो, लेकिन जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसके अपने नोट्स बनाओ और उसको 2-3 बार रिवाइज करो. उतना टाइम नहीं लगता है, हमें लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इट्स मैनेजेबल. सबसे पहले तो ट्रस्ट योर क्लास नोट्स. अगर उस पर ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई भी सोर्स सफाइस नहीं करेगा कभी भी. आप भागते रह जाओगे सोर्स के पीछे और एग्जाम पास आ जाएगा. आपने अगर कोचिंग करी है, आपने क्लासेस अटेंड करी है, आपने टेस्ट दिए हैं, उस पर ट्रस्ट रखो, वो काम करेगा. मे बी नॉट डायरेक्टली, बिकॉज आई थिंक व्हाट वी सी इज दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स. दैट्स नॉट द करेक्ट अप्रोच इन माय ओपिनियन, क्योंकि बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज से क्वेश्चंस आर कमिंग एंड एक क्वेश्चन के लिए मैं एक पूरी किताब नहीं पढ़ सकती हूँ. अपने क्लास नोट्स पे ट्रस्ट रखो. दूसरी आप क्या चीज कर सकते हो, बेसिक्स आपने क्लास नोट से कंप्लीट किए, उसके बाद में जैसे कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हैं, जैसे ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT पढ़नी ही चाहिए मेरे हिसाब से, GS के लिए भी. साइंस एंड टेक के लिए आप जो थोड़े रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे क्वांटम, नैनोटेक, एनीथिंग, यू कैन वॉच गुड यूट्यूब वीडियोज ऑन दैट. उससे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो जैसे कि मैं. एंड उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई अगर सपोज अभी प्रीलिम्स का टाइम है तो आप कोई प्रीलिम्स का टेस्ट दिया है, तो जो भी आपने टेस्ट दिया है उसके सॉल्यूशंस पढ़ो और जो भी आपको रेलेवेंट लगे, जो आपके क्लास नोट्स में आपको लगता है मिसिंग था, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता थी, आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए वो क्वेश्चन, एड इट टू दैट सेक्शन ऑफ योर नोट्स जहां से वो आई है. अगर इकोनॉमी का कोई मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ दैट क्वेश्चन, एड इट टू योर नोट्स. ओवर टाइम व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल हैव अ वेरी वैल्यू एनरिच्ड क्लास नोट्स इटसेल्फ. तो आई थिंक that should be sufficing for most subjects. कैसा हैंडबुक, मतलब about what? अच्छा, ओके. See, I don't think कि wise है 30 days before prelims to pick up completely new source जिसको आपको लगता है आप रिवाइज नहीं कर पाओगे अभी इन दिनों में. हाँ, तो आई डोंट थिंक वो, मेरे हिसाब से इट्स नॉट द करेक्ट अप्रोच इतना क्लोज आकर एग्जाम के. आई वुड सजेस्ट दैट स्टिक टू योर बेसिक सोर्सेज. If you find something very new or something which you find that okay, this is a good piece of information, you can add it to your notes from the test solutions only. I don't think you need to completely go into a new set of handbook or anything at this point of the exam. See, what I've realized is my maths was not strong, so मेरे लिए saving grace was comprehensions, and answer lies in the comprehension. Like as you said कि चारों options similar लगते हैं. Try to solve as much PYQs as possible first of all, because you'll see in coaching tests sometimes it's like if all the 4 options look exactly the same, but in PYQs you'll see there's always one very obviously wrong thing in 3 of the options and maybe not in the correct option, and that is something which we'll learn by practice from PYQs. So do that, and for example if you're maybe confused in more than 2 options or 3 options, go back to the paragraph, look at the language of the paragraph. Sometimes some things are not explicit but implicit, and if you connect it with the option you can take a bet on it, and अगर वो आपके लिए टफ है वो वाला पैसेज तो फिर it will be tough for many other people. So just try to connect it as closely to the passage as possible. जो भी ऑप्शन आपको सबसे क्लोज लग रहा है पैसेज की लैंग्वेज से, उसके इंटेंट से, उसके इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग से, गो विद दैट ऑप्शन, एंड जितना प्रैक्टिस PYQs कर सकते हो उतना बेटर है. वो तो जनरल है, वो तो GS पेपर 1 के लिए भी है. कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है तो वो थोड़ा सा चांसेस ज्यादा ही होते हैं उसके गलत होने के लिए. ऑनेस्टली CSAT रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि PYQs देखकर कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है ऑप्शंस में. 3 ऑप्शंस में हमेशा कुछ बहुत ही ऑब्वियसली गलत लगता है कि यार ये सही नहीं हो सकता, या इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही है स्टेटमेंट की. तो वो अभी
मतलब मैं ये प्रैक्टिस से ही आप वो चीज़ समझ पाओगे, लाइक वो थोड़ा अपने आप समझ आने लगता है जितना आप पीवाईक्यूज पढ़ते हो, स्टेटमेंट्स की क्या ऐसा लैंग्वेज रहती है कमीशन के फ्रेमिंग में। तो आई थिंक जितना आप उस पर फोकस कर सकते हो उतना आई वुड सजेस्ट। कोचिंग टेस्ट के बारे में मत चिंता करो, उनके चारों ऑप्शन सेम लगते हैं तो हाँ, कोचिंग टेस्ट के लिए उतनी चिंता मत करो, बट पीवाईक्यूज करो और जितना क्लोजली पैसेज से कनेक्ट कर सकते हो आई थिंक उतना सही होने के चांसेस हैं। मैं कल तक इसी जगह बैठती थी, मेरे लिए बहुत ही सरियल है ये क्वेश्चन का आंसर करना, क्योंकि इस पे हंसना मत, लेकिन मैं हर तीसरे दिन रोती थी इस प्रिपरेशन में तो देखो डिमोटिवेशन आता है, बहुत लो फेजेस आते हैं, एंजाइटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, होगा नहीं होगा, इट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द माइंड। आई वुड सजेस्ट आवर्स पे फिक्सेट मत करो, 3 घंटे हुए, 5 घंटे हुए, 6 घंटे हुए, आवर्स पे मत फिक्सेट करो। अपने लिए इतना शेड्यूल बनाओ कि आपका एक भी दिन कंप्लीटली वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जो चाहे मे बी आप कुछ नॉन यूपीएससी रिलेटेड भी कर रहे हो, मतलब अगर आप कोई मूवी भी देख रहे हो तो उसको सोचो कि इसको मैं कैसे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर किसी दोस्त से भी बात कर रहे हो तो कैसे आप उस चीज को, मतलब आई फील लाइक ऐसे में बहुत हेल्प करती है यार दोस्तों से बात करना या मूवीज देखना, एनेक्डोट्स बन जाते हैं, बुक्स पढ़ने से एनेक्डोट्स बन जाते हैं। यूपीएससी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप दिन भर किताबों में ही लगे रहोगे, बहुत लंबी प्रिपरेशन है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो चीज करना। तो और मेरे हिसाब से आवर्स में फिक्सेट करना तो एक टॉक्सिक अप्रोच है, क्योंकि फिर आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर किसी दिन आपकी क्लॉक 1 ही घंटा शो कर रही है और किसी दिन 10 घंटा शो कर रही है तो यू विल बी थ्रू द रूफ। बट ट्राई टू मेक एवरी डे अ लिटिल बिट बेटर देन येस्टरडे, एंड ऑब्वियसली ये सब चीज़ें लंबे हॉल, लाइक फॉर अ लॉन्ग हॉल आई एम टेलिंग यू, बट हाँ प्रीलिम्स के 30 डेज पहले तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है तो भी आपको करना पड़ेगा। मेंस के 3 महीने में, और एक और चीज़ मैं ये सभी के लिए बोलूँगी कि अगर प्रीलिम्स होता है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है, वो जो 3 महीने होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें ऐसे मेंस की तैयारी करो कि मेंस लिखना है, बिकॉज सिलेक्शन वहीं पे हो रहा है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि प्रीलिम्स नहीं हो पाते हैं, फिर ऑलमोस्ट 6-7 महीने पीपल वेस्ट सिटिंग हियर एंड देयर, एंड कभी मेंस की असली प्रिपरेशन नहीं होती है। मेरे हिसाब से अगर किसी ने मेंस के लिए एक बार अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो बस जिस दिन प्रीलिम्स क्लियर होगा ना उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस चीज पे फोकस करो। इस फील्ड में आए हो, ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट लगेगा, डिमोटिवेशन के फेजेस आएंगे, उनको कॉन्कर भी करना पड़ेगा, बट वहीं से कंसिस्टेंसी आएगी। और आई थिंक यही है मेरे पास इस चीज के लिए। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने जून 2022 में कोचिंग स्टार्ट करी थी, एंड मेरा फाउंडेशन चला था फॉर 9 मंथ्स, एंड अभी अप्रैल 2025 में आई एम फाइनली फ्री ऑफ दिस साइकिल। सो 2.5 years, 3 years। देखो मैंने ना एक जगह सुना था, नो ऑफेंस अगेन, तो ये सब के पीछे मत भागो, दिस मार्केट इज फ्लडेड विद मटेरियल, देयर इज नो एंड टू इट। 10 साल लग जाएंगे तब भी सब नहीं पढ़ पाओगे। करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हो, उसके नोट्स बनाओ, मेरे को लगता है उसका भी रिवीजन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 साल की लंबी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे नोट्स होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, डीसीए पढ़ते रहो, जब प्रीलिम्स और मेंस आने लगे 365 आती है वो पढ़ लो, या कैप की क्लासेस कर रहे हो तो उसका मटेरियल पढ़ लो, एक सोर्स पढ़ लो, बहुत है। जो आना होगा वैसे भी आएगा, और जो नहीं आना होगा वो किसी को भी नहीं आएगा, तो उसके पीछे भागो मत, उसको आने दो अपने पास। ये एजम्पशन लेना गलत है कि जैसे पीछे कंटिन्यू होता है वैसे ही कंटिन्यू होगा आगे। तो ये एजम्पशन ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज में बहुत, मतलब मैं जॉब करता था फुल टाइम इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। बैकग्राउंड बता देता हूँ क्योंकि इसलिए ऐसे सवाल मत पूछना क्या क्या पढ़े, ठीक है। और मैंने एक भी न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, हाँ काफ़ी एंगेज लग रहे हो। कितने लोगों को लगता है कि उनका हो जाएगा? 1 in 1000 का एग्जाम है, 1000 में एक का होगा। तुम्हें लगता है? ठीक है। कितने लोगों को हाँ ठीक है ठीक है, कितने लोगों को लगता है कि उनका उनके लाइफ पे कंट्रोल है, मतलब वो अपना लाइफ का टाइम, एनर्जी, फोकस, मोमेंटम कंट्रोल कर सकते हैं? गुड। कितने लोगों को लगता है वो डिसिप्लिन्ड है?
क्यों लगता है भाई तुम्हें? क्या ऐसा मतलब क्या ट्रेट है कि यू कैन से यू आर डिसिप्लिन? कितने लोग प्लान बनाते हैं कि उन्हें एक वीक में क्या करना है, अगले दिन क्या करना है? कितने लोगों को प्लान पूरा ना होने पे दुख होता है? मतलब प्लान पूरा नहीं होता है, ठीक है। इन माई अंडरस्टैंडिंग सिविल सर्विसेज बहुत, मतलब देखो सिविल सर्विसेज में क्या टफ है, डेफिनेटली सिलेबस बहुत टफ नहीं है। सबसे टेक्निकल चीज क्या होगी? ट्वाइस ओमेगा क्रॉस भी कोरियोलिस फोर्स होता है, राइट? उससे टफ कुछ है पूरे टेक्निकल? इससे ज़्यादा नहीं है। या सप्लाई बढ़ेगा डिमांड घटेगा, इससे कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो इट इज नॉट द सिलेबस दैट इज टफ, इट इज जैसे आप सभी को लगता है ना कि होगा, तो इतने हंगरी लोग हैं, यू हैव टू फाइट दैट, क्योंकि लोग बहुत कुछ झोंकने को रेडी हैं। कुछ लोग 17 घंटा पढ़ते हैं, सुना था मैं। पढ़ा नहीं मैंने कभी, इट इज प्रैक्टिकली वेरी टफ। तो जब आप इस जोन में आ पाए कि जहां से क्लियर कर सकते हैं, उससे पहले आपको मेंटली क्लियर करना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि मेरा हो जाएगा। दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज मतलब कोई फायदा नहीं होता कॉन्फिडेंस से एक्चुअली। कॉन्फिडेंस कैन क्रिएट इल्यूजन। मैं तो हंस रहे हो लेकिन अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस कैन क्रिएट इल्यूजन। यू नीड टू एक्चुअलाइज कि जैसे कि प्रीलिम्स है, यहाँ आपको 2 पेपर हिंदी इंग्लिश हटाओ, प्रीलिम्स के 2 7 7 2 9 और एक इंटरव्यू 10, ठीक है। 10 पेपर 10 डिफरेंट चीज कॉन्सेप्चुलाइज करना है तुम्हें दिमाग में कि हाउ कैन यू मास्टर इट। और तुम लोग स्टडी सुन रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एवरीवन, सबकी ट्रेजेक्ट्री अलग है, सबका मेंटल कैलिबर अलग है, सब कैसे अप्रोच करते हैं। कोई सुबह पढ़ता होगा, ठीक है, कोई रात को पढ़ता होगा, या कोई पढ़ता नहीं होगा ठीक है। तो एक्चुअली तुम्हें अपना ट्रेजेक्ट्री ढूंढना पड़ेगा। देख लो, मतलब तुम्हें यहाँ से क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है, दैट इज योर कॉल। लेकिन तुम्हें चार्ट आउट करना पड़ेगा कि कुछ इमोशनल ट्रॉमा होगा, वो सब कुछ झेलना पड़ेगा भाई, सबके साथ होता है। यू कैन नॉट क्राई कि मेरा प्रीलिम से 10 दिन पहले ब्रेकअप हो गया, यू कैन नॉट कंप्लेन दैट। हो सकता है, बहुतों का हो सकता है, ठीक है। तो सब चीज तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, एंड देर इज नो रॉकेट साइंस। क्योंकि देखो, तुम लोग 50%, जैसे मान लो 5 लाख लोग पेपर बैठेंगे, उनमें से 50% से ऐसे ही आगे हो गए, क्योंकि सब लोग कोचिंग अवेल नहीं कर रहे होंगे, एंड डेफिनेटली कोचिंग हेल्प्स, बिकॉज सिंपल चीज है ना यार। सब लोग अपने घर में खेती करने लगेंगे, सब कुछ उगाएंगे, तो इकोनॉमी बहुत नीचे रहेगी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन होने लगेगा हाई स्केल पे, तो इकोनॉमी सब ग्रो कर जाएगी। स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ 50 टीचर बैठ के कुछ अगर सोच रहे हैं, एक किताब लिख रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली बी बेटर, दैट विल डेफिनेटली बी मोर कंसाइज। तो आप लोग बहुत लोगों से आगे हैं, दैट्स योर प्रिविलेज, ठीक है। योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड दैट, फेयर इनफ। बट अभी भी आप 500 में से 1 में पहुंचे हैं। 50% से आगे हो गए ना, मान लिया, तो आपको 500 में से 1 और आगे आना है। तो उसके लिए आपको देखो, इन्होंने कहा कि वो अटेम्प्ट नहीं लेते, मैं प्रीलिम्स सबको अपना स्ट्रेटजी, मैं प्रीलिम्स में 100 के 100 क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट लेता हूँ, ठीक है। नहीं, नो ऑफेंस टू एनीवन, मतलब इट इज मैथमेटिकली करेक्ट कि आप 4 क्वेश्चन, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता उस क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन ऐसे थे, 4 में से 1 तो सही होगा मैथमेटिकली, चारों गलत हो रहा है, ऐसा रोना नहीं, हिम्मत रखो, होगा सही एक, ठीक है। अब तुम भी 2-3 साल 1-2 साल पढ़ाई करके गए हो, तो सबसे बेकार वाला तो नहीं है मारोगे, थोड़ा तो कुछ लॉजिक रहेगा, नहीं कि कुछ भी आ जाए। तो मतलब ये उससे, हाँ, ये तो 4 में से मान लो 1.5 सही हो गए, 8 में से 3 सही हो गए, कहीं सोचने लगो 1.5 कैसे सही होगा, ठीक है। एक और चीज है, ये तो वो हो गया, और मतलब +3 - 0.66 होता है, +2 - 0.66 होता है ना। तो 4 में से तुमने 3 गलत 1 सही भी कर दिया, तब भी 0.02 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा 100 अटेम्प्ट ले लेना चाहिए। फ्री में मिल रहा है, कोई दिक्कत है क्या लेने में बिना मेहनत के? हाँ 2 नंबर क्या?
हाँ 0.02 कोई नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने मतलब कभी कभी ना क्या होता है, ये बहुत सही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि डोंट लुक इनटू स्मॉल पिक्चर, मैक्रो मतलब डोंट मिस द फॉरेस्ट फॉर ए ट्री, ऐसा कुछ है ना कहावत, आ सकता है ऐसे में, ठीक है। तो देखो देखो द पॉइंट इज, जब तुम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो किसी चीज़ में तो बड़ी पिक्चर छूट जाती है। देर आर लॉट्स ऑफ हैक्स इन मीन्स, लोग मतलब मैंने तो एक भी दिन करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, आंसर राइटिंग मैं सिर्फ प्री और मेंस के बीच में पढ़ता हूँ, प्री से 1 महीना पहले पढ़ाई शुरू करता हूँ, वो ऑफिस है भाई, हैं? ठीक है। तो लॉट्स ऑफ हैक्स इन मेंस, जैसे कि कोई अब 50-100 लोग मिलके कहीं पे बताया था ना कोचिंग में हेल्प वर्क कर रहे हैं, तो मैगजीन आएगी, ठीक है, उसमें से भी कोई अच्छी वाली आएगी, ठीक है। अगर तुम्हें बेसिक प्रीमाइस भी पता है कि से भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन पे 6,000 करोड़ लगाए, मान लो ये सही फैक्ट है, लेकिन तुम्हें नहीं पता आ रहा है तो तुम लिख सकते हो ना, क्योंकि वहाँ जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास फ़ोन नहीं होता है, और आंसर की ऐसे एग्जैक्ट नहीं होती है, तो यू कैन मैन्युफैक्चर, यू कैन प्ले अराउंड थिंग्स, देयर आर लॉट्स ऑफ शॉर्टकट्स। तो वो मैं क्या, अभी इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है, और वैसे भी इफ़ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। और तो ये सब चीज़ें तुम्हें इन्वेंट कर सकते हो, ये इसका आंसर मिल जाएगा, ये जो 6-7 घंटे पूछा है, स्ट्रेटजी अलॉन्ग विद 6-7 आवर्स जॉब, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अकाउंटेबल होना पड़ेगा खुद के लिए, कि मैं भी ऑफिस टाइम में 4 घंटे पढ़ता था और वीकेंड्स में 7-7.5 घंटे, दैट इज द मैक्सिमम दैट आई कुड हैव डन, क्योंकि वीकेंड पे फ्राइडे भी होता है, फ्राइडे को पार्टी वार्टी हो जाती है, तो सैटरडे आधा ऐसे ही निकल गया, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ को चलना पड़ेगा ना, एग्जाम इज वन, ठीक है ना। आई थिंक मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं, अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ भाई, पर एक और चीज़, मैं एक पर्सन एक क्वेश्चन, लनले सारे हाथ खत्म ना हो जाए, ठीक है, तो सोच लो क्वेश्चन, ठीक है, हाँ पूछ लो भाई। अच्छा, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो इट इज, पहले चीज किसी कॉलेज में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट, तुम अगर ये मेंटली तुम सोच के आए हो कि इंजीनियर्स को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इस आधा दिक्कत तुम्हारी यहीं सॉल्व हो जाएगी कि अगर तुम ये चीज़ सोचो ना बार बार, ठीक है। यू कैन, मतलब देखो बेस्ट थिंग होती है द विराट कोहली वे, ठीक है, जो जैसे विराट कोहली कहते हैं ना कि सक्सेस पाना या प्रैक्टिस इज द मोस्ट बोरिंग पार्ट, ठीक है, रोज सुबह उठ के 6 बजे जाना, मशीन बॉल करा रही हो, खेल रहा है, ठीक है, तो वो भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वही वो फिर स्पॉटलाइट में आता है, थोड़ा हरकत करने को मिलता है उसे, जैसे हमें मिल रहा है अभी, ठीक है, तो दैट इज द पार्ट तुम्हें करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। अब क्या कर सकते हो, तुम्हें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो या तो छोड़ दो या मत पढ़ो, दो ही ऑप्शन तो है, या उसका थोड़ा इंटरेक्टिव करना है तुम्हें, कुछ वीडियो मिल जाए तो वो कर लो, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है ना बिना पढ़े। अब तुम अच्छा, तुम ये जान चाहो कि मैंने बिना पढ़े कैसे करा, क्या हाँ मेरे पास एक्चुअली टाइम कम था, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये, मुझे पढ़ना खराब नहीं लगता था, ठीक है। और प्रीलिम्स में ना देखो क्या होता है, प्रीलिम्स में भी यू कैन प्ले अराउंड द गेम, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स में बेसिक टर्म्स जान करके, इफ यू हैव ए वेरी गुड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, देन मतलब जो तुम्हें लग रहा है ना चार ऑप्शन में कैसे तुक्का मारूं,
वो एक्चुअली तुम्हें दिखने लगेगा एक ही दो ही है तुक्के के लायक, ठीक है। इफ़ यू हैव वेरी गुड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग से कोई भी साइंस का टॉपिक ले लो या इकोनॉमी ले लो, इकोनॉमी में क्या आता है, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी के, 15 में से 10-12 क्वेश्चन तो ये आता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, ये क्या होगा, इसी टाइप का आता है ना। दे आर प्लेइंग अराउंड सिमिलर थिंग्स। इफ यू हैव ए गुड वेरी गुड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक यू विल बी एबल टू डू गुड, ठीक है। तो यही कह रहा हूँ कि माइक्रो पिक्चर में ज़्यादा मत चले जाओ कि अरे मेरी इस महीने की ये नहीं पढ़ पाया, क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, फिर बार बार मौका देती है ज़िंदगी, ठीक है। और फिर तुम्हें धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा डाटा, मतलब कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे लग रहा है डाटा, या है अब जब सीएम है ही तो इस काउंसिल में गवर्नर क्या करेगा, ठीक है। जैसे जोनल काउंसिल है मान लो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा बहुत समय आइडिया लगने लगेगा। पॉलिटी जैसी चीज़ों में भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तुम्हें, नहीं तो इंजीनियर पढ़िए तो अच्छा होता है, मैथमेटिकल माइंड उसका यूटिलाइज कर लो, ठीक है। और कुछ फंडामेंटल चीज़ है, उससे भाग नहीं सकते, बिना पढ़े नहीं होगा, ठीक है। तो जितना कर सकते हो उतना करो, उस बाकी तुम्हारा कुछ और स्ट्रेंथ होगा। जैसे मुझे लगता है वेरी वेरी मैथमेटिकल इन नेचर, ठीक है। मुझे लगता है कि 20% ऑफ द सिलेबस से 80% ऑफ द पेपर आएगा, 80% ऑफ द सिलेबस से 20% ऑफ द पेपर आएगा, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, कर्व ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी या ऐसा कुछ कहते होंगे, या कर्व ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि उसकी बात पढ़ते जाओगे ना तो जैसे और उस 20% में क्या चीज़ आना है वो तुम्हें डिफाइन करना है, तुम्हें नहीं, मतलब वैसे तो डिफाइंड होगा क्योंकि क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स आर डेफिनेटली इन दैट 20%, फर्स्ट 5-10% में होंगे, तो फर्स्ट 5-10% से करीब 20-30% क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें तुम्हें ढूंढनी पड़ेंगी। न्यूज़पेपर इज डेफिनेटली नॉट इन द टॉप 20% वाली चीज़, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज कर लो, जैसे ये 6-7 आवर्स वाले ने भी पूछा है, ठीक है। ऐसे प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा तुम्हें, ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। कोई भी ऑप्शनल हो, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होगा। क्या मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, ठीक है, किसी का नहीं होगा शायद, है गुड भाई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर तुमने क्यों लिया, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रीजन? क्योंकि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जनरली लोग नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट था। तो इंजन में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या लेना, यहाँ पे सिर्फ इससे इंटरेस्ट लो कि मतलब किससे सिलेक्शन हो जाए। मैंने तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया था, इसलिए लिया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर टफर आता है सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल से, मैंने तो इसलिए लिया था, ठीक है। बट पढ़ाई हो गई पूरी, हाँ गुड, बट चलो ठीक है, वो तुम बाद में, अपन मेजोरिटी लोगों के लिए रेलिवेंट नहीं है ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाँ इसने पूछा था कुछ, तो ऐसे ही 2 डिफरेंट टाइप के चेकर भी हो सकते हैं, किसी को कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा लगता होगा, किसी को डेटा। बट मैं तुम्हें ये मत पूछना किसने बताया, मुझे जैसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि कॉपी कैसे चेक होती है, ठीक है। एग्जामिनर है, दे कैन बी फ्रॉम सम रेप्यूटेड कॉलेज, सम कॉलेजेस से होते हैं वो लोग जो चेक करते हैं, वो देखते हैं, मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड हाउ कैन इट हेल्प सॉल्व इंडियाज एग्रीकल्चर वोज, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। तो वो क्या देखते हैं कि की टर्म है, पूरा आंसर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वो ये देखते हैं कि क्या इस पर्सन को फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, ठीक है। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि देखो इंसान जाता है वहाँ चेक करता है, तो उसको वो भी बहुत सालों से चेक कर रहे होंगे, बहुत सालों से पढ़ा रहे होंगे सिमिलर फील्ड में, तो दे नो कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज द क्वेश्चन है, तो उसमें क्या टर्म्स होने चाहिए। दे वांट कि इसमें मतलब रोबोटिक्स यूज होगा, यूज ऑफ फलाना ढिकाना टेक्नोलॉजीज यूज होगी, तो वो नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, दिक्कत होगी। और तुम डेटा हेल्प्स, बट डेटा विदाउट अंडरस्टैंडिंग तुम डेटा इतना सारा याद ही नहीं कर पाओगे, हैं। अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए यार, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो प्री निकलना बहुत टफ है, तो मेंस में शायद डाटा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कुछ
क्लास किया है, क्लास नोट्स मुझे बहुत ही अच्छे से याद हैं उसको मैं क्या नेक्स्ट आई से किया मैंने ऑनलाइन बैच, तो वो सब था। बाकी पॉलिटी में ऐसा क्या है जो समझ नहीं आया, मतलब ठीक है भाई सभी सब्जेक्ट में, मतलब ट्विटर भी चलाता था तो थोड़ा आइडिया लगता रहता था, बाकी क्या बताऊँ मेरे को ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं। टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा हो लगा तुम्हें बताओ? हाँ ठीक है, साइंस एंड टेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इसको करना ऐसे चाहिए कि देखो मुझे लगता है यार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है डेफिनेटली। जब मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आती थी क्योंकि मैं बायो भी लिया था 12th में, फिर एम्स वेम्स भी दिया था, और फिर इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मेरे को इस ठीक ठाक था, लेकिन सर फिर भी बहुत सारी नई चीज़ें ऐड करा देते हैं। और मैं ये जब करंट अफेयर्स वगैरह का प्रोग्राम देखता हूँ तो सिर्फ अयाज खान का सर का कोर्स देखता हूँ, बाकी मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। तो उसको ना तुम्हें जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, आधा फियर हो सकता है तुम्हारा मेंटल हो, कि ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो क्या है 10⁻⁹, कोई भी चीज़ 10⁻⁹ की रेंज में है डायमेंशन तो नैनो हो जाएगा, ठीक है। साइंस में एक और अच्छी चीज़ है संधि विच्छेद, ठीक है, हैं बायोटेक्नोलॉजी तो बायोटेक्नोलॉजी कुछ हो रहा होगा, ठीक है। हाँ तुम हाँ देखो हाँ सबसे बड़ा चीज़ है तुम्हारे पास टाइम कितना है, ठीक है। एंड पता है बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होगा, उसको तुम जितना देर में लेक्चर देखोगे उतना देर में उसको रिवाइज कर लोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा। एक बार और रिवाइज कर लो, ठीक है, मजाक था वो। हाँ भाई बोलो बोलो। क्लास नोट्स प्रेफर किया मैंने मेरे एक बहुत अंडरलाइन फिलोसफी, बहुत सालों से मैं बहुत सालों से एग्जाम दे रहा हूँ, पहले आईआईटी फिर ईएस और फलाना डिकाना, ठीक है। तो जिस चीज़ को 5 6 7 8 बार रिवाइज नहीं कर सकते उसको मत पढ़ो, उसको मत खोलो नई चीज़, ठीक है, क्योंकि दिमाग के अंदर तुम चाहोगे ना कुछ एक्सप्लोड हो कि तुमने ये टर्म कहीं तो सुना है, कैसे वो होता है ना वो मीम आता है, ठीक है, वो सही में एक्सप्लोजन होता है। द साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग, या मतलब जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है उसको थोड़ा सा समझोगे। मैं एक आध कोर्स किया हूँ साइकोलॉजी का कॉलेज में, तो तुम्हें एक्चुअली रिकॉल करने में तभी रिकॉल होगा, तुम एक बार पूरा पढ़ जाओ, ठीक है, कुछ रिकॉल नहीं होगा, ठीक है। तुम एक बार लक्ष्मीकांत जैसी 20 बुक ले आओ, सबको एक एक बार पढ़ जाओ, उससे बहुत ही अच्छा है कि तुम 20 बार एक चीज़ पढ़ जाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब वैसे तो कोई इस क्वेश्चन का कोई ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, लेकिन देखो इंटरव्यू ऐसे का फील गुड फैक्टर से कोई कोरिलेशन नहीं है मार्क्स आने का, ठीक है। यू कैन फील वेरी गुड, अरे वाह आज तो मुझे लगा कि हाँ मज़ा आ गया, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि मेरा कैसा हो गया था इंटरव्यू, ठीक है। तो हम्बल रहना चाहिए, बेसिक चीज़ सबसे। इंटरव्यू में भी प्ले अराउंड कर सकते हो, मतलब अगर तुम्हें 170 नंबर तो बिना पढ़े पहुंच सकते हो, 160 65, अब हो सकता है मेरे उससे कम आ जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बेसिक एवरेज मीडियन तक पहुंचने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है। अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी, क्या चाहते हैं। इट इज़ नॉट द पर्सन हु गिव्स द मैक्सिमम आंसर्स गेट्स द मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरव्यू, ठीक है। यू हैव टू शो दैट यू आर फिट फॉर दैट जॉब एंड यू आर। और देखो यार वो लोग 60 साल के हैं 65 साल के हैं और रोज इंटरव्यू ही ले रहे हैं। अब सिविल सर्विस खत्म होगा, फॉरेस्ट चालू हो गया है, फॉरेस्ट खत्म होगा सीएपीएफ चालू हो जाएगा, फिर इंजीनियरिंग सर्विस चालू हो जाएगा, जियोलॉजी जियो साइंस टेस्ट चालू हो जाएगा। तो उनको कुछ तो चाहिए ना कि घर जाते हैं, फिर घर पे हमारे एज के उनके बच्चे होंगे, वो सुनते नहीं होंगे, ठीक है। इट इज़ फेयर कॉल, ठीक है। तो इफ़ यू कुड बी हम्बल, इफ़ यू कुड बी ग्राउंडेड, इफ़ यू कुड एक्सेप्ट योर फ्लॉज, ठीक है, और ऑफ कोर्स नॉलेज होगा तो वो चीज़ अच्छा दिखेगा, ठीक है। लेकिन मेंस निकाल के जाओगे इतना नॉलेज हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ें वहाँ पे अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं बनना, डोंट थिंक यू कैन आउट स्मार्ट देम। एक सीधा साधा बच्चा बन के जाना है, दाढ़ी वाड़ी कटा के, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव। क्या बीच बीच में बताया हूँ मैं उसको 3-4 बार कि स्टे मतलब डेली का प्लान कर लो भाई,
और फाइंड की वो 20% ऑफ द जोन में क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं, जैसे 80% पेपर आएगा, ठीक है। ये मेरा बनाया हुआ थ्योरी नहीं है, इसे पेरेटोज रूल कहते हैं, ठीक है। और उनको ज़्यादा फोकस करो, उसके बाद नेक्स्ट 5% 5 करो, 25 से 25% में क्या आएगा, ठीक है। दिस यू कैन विद मतलब मिनिमल एफर्ट ऐसे कर सकते हो। बाकी और अच्छा करना है, 5 रैंक 30 रैंक लाना है तो और अच्छा पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। पूछो भाई। हाँ, किसी ने हाथ खड़ा किया था, हाँ बोलो। फिर काम की बात, हाँ हाँ बोलो बोलो। कोर्स का नाम पढ़ा है तुमने? कौन सा कोर्स है ये? जीएस प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन इज द कीवर्ड देयर। तो ये फाउंडेशन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कोर्स। उसके बाद लिखते मतलब उसमें मेंस में थीमेटिक नोट्स चाहिए, ठीक है। ये पार्ट मैंने नहीं बताया था, ठीक है। तो उसको ना, या तो तुम आजकल चैट जीपीटी वगैरह हर साल स्मार्ट होते आ रहा है। मैं पिछले साल इंटरव्यू में नोट्स बनवाया था, उससे बहुत बेकार बना रहा था। इस साल बहुत ही अच्छे बना रहा है, हाँ ठीक है। अगले साल और अच्छा बनाएगा, यू कैन यूज दैट, ठीक है। वो कर सकते हो। और देर आर रिसोर्सेज इन मार्केट, बट तुम्हें एक बेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। और उससे फिर मेंस में यार मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं तो मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा जो हेल्प रोल है, ठीक है। अगर 2 डिग्री फ्लाइट डेविएट होगी तो चेन्नई की जगह कोलंबो पहुंच जाएगी, दिल्ली से चलती हुई ऑफ कोर्स, ठीक है। तो क्या होता है, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलाइंड होने चाहिए, ठीक है, तभी तुम्हारे एफर्ट का आउटपुट ज़्यादा आएगा। तो मेंटरशिप जैसा चीज़ अगर अवेल कर सको, थोड़ा और प्रिविलेज है तो, ठीक है, तो हेल्पफुल करेगा, क्योंकि वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है, ठीक है। कि तुम्हें किस टाइप से ज़्यादा कंफर्टेबल है आजकल। और क्या हो रहा है ना, देखो आज इसने लिखा है तो बहुत अच्छा आंसर शीट होगा, मार्केट में भी चल रहा होगा। अब 3 साल बाद सब लोग वो लिखने लगेंगे। कोई बंदा 2019 में फर्स्ट रैंक लाया, पहली बार पॉइंट लिखना शुरू किया ना, अब तो ये सब इनसे सीखो अभी, ठीक है। फिर लेकिन यू हैव टू स्टे इन ट्रेंड, फिर लोग चेंज कर देंगे उस ट्रेंड को, ठीक है। तो उस चीज के लिए मेंटरशिप अगर ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। Can anyone hear me? Yeah. First of all, don't call me sir. मैं अभी 22 साल का ही हूँ, ठीक है। और it was my first attempt this year और मैं फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट था यहीं पे 2024 में ऑफलाइन। सो मैं ऑफलाइन था और मैं सबसे लास्ट में बैठता था वहाँ, बिल्कुल कोने पे जाके। हाँ, सो हिस्ट्री वॉज माई ऑप्शनल, ठीक है। सो लेट्स कीप इट वेरी कैजुअल, ठीक है। मैं मतलब ऐसा कोई तोप इंसान नहीं हूँ, ठीक है। इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। और मेरा सिलेबस थोड़ा थोड़ा छूट रहा था कई जगह, ठीक है। हिस्ट्री इज अ वेरी लेंदी ऑप्शनल। सो उस पर अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना हो या प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, ठीक है। 10वीं 12वीं दोनों मतलब आर्ट से करी, फिर बीए ऑनर्स किया, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला कोर्स होता है, ठीक है, वो किया। और उसके बाद आई डायरेक्टली जंप डाउन टू दिस प्रिपरेशन। सो इफ एनीवन वांट आस्क मी एनी क्वेश्चन यू कैन कम अप, मतलब एनीथिंग। या इन माय ओपिनियन वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आप एक पूरा, जैसे अब 100 लोग का मान लो, ठीक है, ये कंपटीशन है, दिस एग्जाम इज अ कंपटीशन। और अगर 90 लोग कोई एक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन जैसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड बुक से आ रहा है, ठीक है, और वो आप मान के चलिए वो 90 लोग वो ठीक करेंगे, तो अगर आप बहुत ही कुछ अलग जा रहे हैं उसमें, तो उसमें आप शायद मात खा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो क्लास नोट्स बना रहे हैं वो बिल्कुल करिए, उसे बेस की तरह बिल्कुल यूज करिए। उसके साथ जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं उनको भी उसमें कॉम्प्लीमेंट करो आप, ठीक है। तो उससे आपको मदद मिलेगी। प्लस आपको प्रीलिम्स में उस चीज़ को कंट्रोल करना है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका स्टैटिक हुआ, तो आप स्टैटिक को कंट्रोल करिए। जो सिली करंट अफेयर्स आते हैं उन पे ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि वो सबके ही गलत होते हैं, ठीक है। दैट्स माई पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑप्शनल की कोई कोचिंग नहीं ली थी, मेरा टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास, ठीक है। मेरी कोचिंग खत्म हुई थी आई थिंक मार्च या अप्रैल में। उसके बाद मुझे डायरेक्टली 2024 मेरा अटेम्प्ट था, और उसके बाद डायरेक्टली मुझे जंप ऑन करना पड़ा। प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया था, उसी दिन मुझे पता चल गया था क्लियर हो रहा है।
तो डायरेक्टली मुझे एब्सोल्युटली मुझे जंप करना पड़ गया मेंस पे, और मेरे पास कोई टाइम नहीं था कोचिंग करने का ऑप्शनल की, ठीक है। तो जब मेरी 2 क्लासेस चल रही थी तब मैं ऑनलाइन ले लेता था क्लास, ठीक है। और उसके साथ क्या हो रहा था, मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का है, ठीक है। 11th-12th में मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों थी। तो मेरा ज्योग्राफी वाला सेक्शन ऑलरेडी मतलब मेरा पढ़ा हुआ है, तो मुझे सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत थी, बाकी मुझे उनको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी अब। और इसमें ये भी चीज़ था, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, ठीक है। तो हिस्ट्री में मैं जीएस के हिसाब से नहीं पढ़ सकता, हिस्ट्री में थोड़ा डीप जाता, ठीक है। तो हिस्ट्री के मेरे 4 सेक्शन वो सारे कंप्लीट हो रहे थे वहाँ पे, तो इसलिए मेरा लोड थोड़ा सा कम था, मतलब एक एवरेज एस्पिरेंट के हिसाब से। तो ये मेरा वो रहा, मतलब इन माय ओपिनियन अयाज सर बहुत टॉप टियर टीचर हैं। उनको आप डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करो एक और स्टैंडर्ड बुक से जो कोई भी मार्केट में चल रही हो, ठीक है। प्लस साइंस एंड टेक में सीए जो 12 महीने की मैगजीन है उसको आप करो, तो आपका इतना हो जाएगा कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उससे। और ये देखो आसान क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे, जैसे बहुत ही बेसिक एग्जांपल, इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर पॉलिसी है, अगर आप इसको गलत मार रहे हो तो शायद आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक चल रही है। आसान क्वेश्चन गलत मत करो, अगर आप आसान को ठीक मार रहे हो ना तो बस वहीं आप सोच रहे हो कि ठीक हो रहा है। दोनों को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लास नोट्स भी ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक की तरह ही रहता है, इसमें साइंस एंड टेक में कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक मुझे तो नहीं पता, आई थिंक कोई है ऐसी जिसको सब बाइबल कहते हो। तो आप क्लास नोट्स को एक पूरा बेस बना सकते हो। आप याद करिए अगर 2022 में मयूर हजारिका थे, उन्होंने इसे ही यूज किया था, एग्जैक्टली क्लास नोट्स ही यूज करके उन्होंने किया था। अगर आप उनकी वीडियो भी देखोगे उसमें भी उन्होंने यही रेफर किया है, तो यू कैन वर्क इट आउट। या बेयर एक्ट, या आई थिंक मेरे हिसाब से बेयर एक्ट पढ़ने चाहिए। अगर आप इस साल का 2024 का पेपर देखोगे तो इसमें क्वेश्चन था आर्टिकल 108 कॉल्स फॉर द जॉइंट सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये पार्लियामेंट या, तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ एग्जाम में। क्यों? क्योंकि मैंने बेयर एक्ट ठीक से नहीं पढ़े थे, वहां पे मैं गलत कर गया वो क्वेश्चन, जबकि वो इजी क्वेश्चन था, वहां पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे। तो अगर आप बेयर एक्ट पढ़ के जाओगे तो आपके पास एक एडवांटेज ये रहेगी कि जो बंदा पॉलिटिकल साइंस का से पॉलिटी पढ़ के जा रहा है तो आप उससे एडवांटेज में रहोगे, और पॉलिटी के क्वेश्चंस इजी होते हैं, आप उन्हें मतलब अगर 20 क्वेश्चन है तो 18-19 आप मार सकते हो इजीली। सो यू शुड, इन माय ओपिनियन इट बेयर एक्ट पढ़ के जाने चाहिए। और एक और मेंस में क्या होता है, जैसे एक बार 2021 या 2022 में लेजिस्लेटिव काउंसिल पे क्वेश्चन आया था, तो अगर आपको वो एग्जैक्ट आर्टिकल पता है तो मेंस में 1-2 मार्क्स अगर बढ़ जाते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा रहता है। या आंसर राइटिंग, देखो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, ऑनेस्टली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाला था, बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास। मुझे डायरेक्टली जंप करना पड़ा मेंस, मतलब सीधे फुल लेंथ पे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मेरी अगर मैं अपनी कॉपी दिखाऊं तो पहले मैं इससे 12 क्वेश्चन कर पाया, फिर 16 क्वेश्चन, फिर इवेंचुअली जाके अगस्त के महीने में 20 क्वेश्चन पे जा रहा था मैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैं इसमें केपेबल नहीं हूँ आंसर के लिए। आई थिंक मेरा थोड़ा सा, मैं इसमें ये कहूँगा मेरा थोड़ा सा बेस बना हुआ था, क्योंकि मैं पहले से मेरा ऑनर्स हिस्ट्री में था, और तब भी मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था कि मुझे हाँ ये करता रहूँगा, मैं ये करता रहूँगा। तो इसलिए वहाँ पे जैसे ज्योग्राफी क्लास हो गई, वो मुझे पता था ये मैं अगर ना लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मैंने वहाँ पे अवॉइड किया था। डबल क्लासेस जैसे आपकी साइंस एंड टेक की हो गई, तो वो मैं लेना जरूरी समझता था, और कई बार 1.5 की स्पीड में आप उसे देख सकते हो, उससे ऑफलाइन में आने की झंझट बच जाती है। मैं ऑनलाइन ले रहा था अक्टूबर के बाद से क्लासेस। या व्हाट यू कैन डू इज जैसे मैं पॉलिटी तुमसे पूछूंगा तो तुम्हें पॉलिटी में पार्लियामेंट में कुछ चीज़ें याद होंगी, ठीक है, 100% याद होंगी, लेकिन तुम्हें कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज राइट ऑन दोज सेक्शन विच यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, ठीक है, और उसको अलग जगह लिख लो और उसको ज़्यादा रिवाइज करो। ये तुम्हारी वाली मेमोरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट एग्जैक्ट टर्म, इसे कुछ कहते हैं पैसिव, पता नहीं कुछ अभी एक है टेम्पररी मेमोरी, कुछ ऐसे एक वर्ड है, तो हाँ कुछ है ऐसा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उसमें तुम अलग जगह लिख लो और उससे ज़्यादा रिवाइज करो, क्योंकि वो एग्जैक्टली तुम्हें अभी याद नहीं है, इससे तुम्हारा रिवीजन का लोड कम होगा, ठीक है। तो तुम इसे फॉलो कर सकते हो, और ये ध्यान रखो कि तुम एक्टिवली रिकॉल करना है। ये शिविन भी बात ये बोलता है, ठीक है, हर कोई बात यही बोलता है, एक्टिवली रिकॉल करो, ठीक है, याद करने की कोशिश करो। अगर तुम कोई टेस्ट सीरीज में आंसर देते हो, आंसर या कोशिश करते हो कि आंसर करने की, तो उसको तुम याद रखते हो बाद में, ठीक है, तो वो फॉलो करो। और कोशिश करो अगर तुम कोई टॉपिक याद कर रहे हो तो अगले दिन उसे लिखने की कोशिश करो, और ये देखो कौन सी चीज़ें याद नहीं है, ठीक है, तो वो फॉलो करना, इससे रिवीजन का लोड कम होगा, ठीक है। एनीवन? या हाँ, सीसैट मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था, लेकिन मेरा मैथ्स वीक नहीं था, ठीक है, मेरे मैथ्स, हाँ नहीं, एक्चुअली मेरे मैथ्स में ज़्यादा नंबर थे, आई हैड 100 इन माई क्लास 10th, बट स्टिल थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है।
और ये देखो सी सेट में भी इजी क्वेश्चन होते हैं और थोड़े से डिफिकल्ट वाले। कई बार क्वेश्चन तुम देखो कि रिपीट भी हो जाते हैं। पीवाईक्यू पे फोकस करना और क्वेश्चन देखो सी सेट रेगुलर रहे, ठीक है। सी सेट में भी अगर तुम्हारा आरसी स्ट्रॉन्ग है तो आरसी को तुम 100% एक्यूरेसी लाने की कोशिश करो। आरसी अगर कर लोगे तो 50 नंबर तो शायद हो जाएंगे, शायद ही 45 तक पहुंच जाने चाहिए अगर आरसी सारे ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो एलआर पे फोकस करो। एलआर में कैलेंडर के क्वेश्चन ईजी होते हैं, अगर तुम उन्हें छोड़ रहे हो क्यूब के क्वेश्चन ईजी होते हैं। जिसको स्मॉल टॉपिक्स हैं अगर तुम इनको थोड़ा ऐड करते चले आओगे तो 10 क्वेश्चन निकल आते हैं, तुम 66 या 70 के ऊपर पहुंच जाओगे। फिर फोकस करो कि 80 या 90 तक ले जाओ और 40 के ऊपर मारने की कोशिश करो, ठीक है। तो उससे सी सेट क्लियर होगा। एनीवन? या see, I hadn't had much time, so I'm not qualified to answer that. Also, अब तक आंसर शीट आई नहीं है, so I don't know कैसे मार्क्स आए मेरे। या I referred Nitin Singhania as my standard book on economic. Yeah. It would be very difficult to answer me, but it's more or less standard sources which you hear and you must know. आपको पता भी होगा, वो आपने सुन रखे होंगे, वही सोर्सेज हैं सबके और वही आप रेफर करिए। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से आता है और वो आप आंसर नहीं कर पा रहे तो आप रेस से आउट हो रहे हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन आप गलत मत करो, स्टैंडर्ड बुक्स यू नीड टू फॉलो, ठीक है। In my opinion, absolutely necessary to read newspaper, not for prelims, but for mains, it's absolutely necessary because जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था पब्लिक एग्जामिनेशन चीटिंग वाला, वो मैंने उस समय छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास मैं अपना स्टैटिक ही कवर कर रहा था। तो अगर आप पढ़ रहे होते फैब से तो वो बहुत न्यूज़ में था, लेकिन मैंने फैब से न्यूज़पेपर छोड़ दिया था क्योंकि मुझे प्री में मैं सोच रहा था अब इस बार क्लियर कर लूँ, एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो अगर आप उसको पढ़ रहे होते तो आप उसको ध्यान में रखते। अब वहाँ पे वो मैं ठीक से नहीं लिख पाया, तभी मेरा अभी थोड़ी सी रैंक गिर गई। लेकिन अगर मैं पढ़ रहा होता उस समय तो शायद मैं उसका और अच्छे से आंसर लिख पाता। I hope you enjoyed the discussion. अच्छा लगा? Good. Next year आप लोगों को भी देना पड़ेगा. From this place to this place, the journey starts from here. For any kind of requirement, any problem, we will be with you. Our commitment is not limited to the completion of the syllabus. After the syllabus will be over for the mains examination and interview, we will continue the support to you and prepare, just enjoy the process of the preparation and journey, and rest is destiny. Thank you very much and thank you very much, Akash. So please, आप लोग